हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो कि हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये आपके पास यहां पर और डेफिनेशन से भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर ये कहता है इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर हो गया आपको? तो इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मुलेज हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक फॉर्मूला तो आपने जो 10th क्लास में है वो है आपके पास P इज इक्वल टू वी आई। एक फॉर्मूला तो ये है। V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I है यहाँ पे करंट। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है I स्क्वायर R। I है करंट और R है रेजिस्टेंस। और तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होगा? V स्क्वायर बाय R। अगेन V पोटेंशियल डिफरेंस और R है रेजिस्टेंस। तो इस तरह हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं पावर के। और अगर हम बात करें इसमें SI यूनिट की, तो जो SI यूनिट होता है हमारे पास वो होगा वॉट। इट मींस जो यहां पे आपके पास लिखा हुआ है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। अब हमें देखना है कि किस तरह हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। प्लस इससे पहले और देख लेते हैं, एक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। 1 वॉट कब बोलेंगे यहाँ पे? तो 1 वॉट का भी दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट इज 1 एम्पियर, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ये डेफिनेशन दी हुई है आपको यहाँ पे। It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. अब हमें देखना है इसके न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे दिया हुआ, what determines the rate at which energy is delivered by a current? जिस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा आपके पास? इट इज पावर। अब आते हैं सेकंड पे। यहां पे सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो इसको सॉल्व करते हैं अब यहां पे। सबसे पहले करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा वी आई। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 220 इंटू में 5, ये हो गया आपके पास 1100 वॉट। फिर आपसे पूछा हुआ है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आइए इसे कमर्शियल यूनिट से करते हैं। तो उस केस में क्या होगा आपके पास जब इसको करेंगे कमर्शियल यूनिट से? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। बट पावर किस में होना चाहिए? किलोवाट में। तो हम इसको चेंज कर लेंगे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करके, और टाइम आपका आर में ही दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है? 1.1 इंटू में 2। तो आंसर इज 2.2 किलोवाट आर। ये आपका आंसर है यहाँ पे जो हमने इसको सॉल्व कर लिया। दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहां पे सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। यानी कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर आर, और एक होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो कौन सा फॉर्मूला यहां पे नहीं है? अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे जो बी ऑप्शन है वो नहीं है। तो हम इसको बी ऑप्शन को यहां पे टिक कर देंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। और पावर कितनी दी हुई है? 100 वॉट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अब कह रहा है कि अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम कर दें 110 वोल्ट, तो उस केस में पावर की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है हमने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। इट मींस हमें
P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, करंट वाला फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से R कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना दिया हुआ है 100। सॉल्व करेंगे, 22 का स्क्वायर 484 ओम। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दें, यानी न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 110 वोल्ट, बट रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी 484, क्योंकि डिवाइस तो एक ही है। अब हम यहां पे पावर निकाल सकते हैं, और अब हम पावर निकाल लेंगे बाय यूजिंग अगेन वी स्क्वायर बाय आर, बट अब v की वैल्यू क्या लेंगे 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 484। तो इसको आप सॉल्व कर लो फटाफट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 11 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा यहां पे, ये आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25 वॉट। ठीक है, तो इस तरह आपने पावर के क्वेश्चंस को करना है। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि और कैसे कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको एंड तक देखना, तभी आपको क्लियर होगा। ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये कह रहा है कि मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो जितना भी करंट फ्लो कर रहा है ये करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितने आपने सेल या फिर बैटरी लगाया हुआ है उसके ऊपर। अगर आप नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कर दोगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप नंबर ऑफ सेल कम कर दोगे तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। ये कहता है ओम्स लॉ आपका, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊंगा तो इक्वल टू आता है। तो आइए देखते हैं इसको अब कैसे लिखें। V इज इक्वल टू, अब यहां पर I तो एज इट इज रहेगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, वो कांस्टेंट होगा आपका R। तो हमारे पास V इज इक्वल टू आर आई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या है, तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे वेयर R इज अ कांस्टेंट। R क्या है, यहां पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, R होता क्या है, R यहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। R एक यहां पे रेजिस्टेंस है। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अगेन ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो R कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय I। ये हमारे पास फॉर्मूला बना रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका SI यूनिट पता होना चाहिए। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस मिलेंगे कहां से, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर्स कहां से आएंगे? रेजिस्टेंस देने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ डिवाइसेस लगाने होते हैं, तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स आपके डिवाइसेस कुछ ऐसे होते हैं, ये आपके रेजिस्टर्स होते हैं। इनकी अलग अलग वैल्यूज होती है, ये 5 ओम का भी हो सकता है, ये 2 ओम का भी हो सकता है। इन डिवाइसेस को अगर हम सर्किट में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पता लग गया, ओम्स लॉ पता लग गया। अब VI ग्राफ है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। VI ग्राफ कैसे बनता है, तो यहां पे आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास कुछ वैल्यूज होंगी। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं। लेट से एक तरफ V है और एक तरफ I है, और कुछ वैल्यूज मेंशन है। लेट से कि यहां पर है 1, 2, 3 और 4 वोल्ट।
करंट दिया हुआ है एम्पेयर में, तो वो कितना दिया हुआ है, लेट्स से 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर और 8 एम्पेयर। इस तरह की कुछ वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हमें प्लॉट करना है और ग्राफ बनाना है। तो आइए फटाफट हम वी ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले करंट कितना है यहाँ पे, 2, 4, 6 और 8। और यहाँ पे V की वैल्यूज कितनी दी हुई हैं वो भी लिख लेते हैं। तो V की वैल्यूज हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अब हम फटाफट इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 2 पे 1 वैल्यू है, प्लॉट कर लिया। फिर 4 पे 2, फिर 6 पे 3 एंड 8 पे 4। इनको अब हम ज्वाइन कर लेंगे और हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपका वी ग्राफ है, ओम्स लॉ का वी ग्राफ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये स्लोप किसके इक्वल होगा, ये स्लोप आपका इक्वल होगा रेजिस्टेंस के। द स्लोप विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज में जो रेजिस्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। सीरीज में जो लगाने का तरीका होता है वो आपके पास कुछ इस तरह है। लाइक ये लगा हुआ है एक R1, ये रेजिस्टर R2 और ये लगा हुआ है R3। तो ये रेजिस्टर जो है सीरीज में लगे हुए हैं। अब क्या मतलब है सीरीज में जो रेजिस्टर लगे होते हैं, सीरीज में रेजिस्टर लगे होने का ये मतलब है कि करंट सेम फ्लो करेगा। एक ही लाइन में लगे हुए हैं, लाइक एक रेजिस्टर, फिर सेकंड रेजिस्टर और फिर थर्ड रेजिस्टर, और इनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा। जैसे करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे फ्लो करेगा करंट। तो करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो सेम करंट फ्लो करेगा R1 से, सेम फ्लो करेगा R2 से और सेम फ्लो करेगा R3 से। और अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में अलग होगा। यहाँ पर हो जाएगा V1, इसके अक्रॉस में अलग होगा और इसके अक्रॉस में अलग होगा। मान लीजिए अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, और हम एज्यूम करते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से कि यहाँ पर है 9 वोल्ट, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। तो इन तीनों का टोटल जो है वो कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा। यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में। तो क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन्स चेंज at each of the resistor. Now we will discuss about the total resistance. Expression for total resistance. मान लेते हैं कि इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस हैं वो हमारे पास दी हुई है R1, R2 एंड R3, एंड जो करंट फ्लो कर रहा है वो है हमारे पास टोटल करंट इज I, और उसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। नाउ एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR, एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पर V2 होगा और यहाँ पर V3 होगा। सो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम 1 दे देते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अक्रॉस द होल सर्किट, सो वी विल गेट V इज इक्वल टू IR। सिमिलरली अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस R1, R2, R3। अब यहाँ पर अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू में R1। अब ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज करंट विल रिमेन्स द सेम। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू में R3। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, ये वैल्यूज आ गई और ये वैल्यूज आ गई। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1। हम पुट करेंगे इसको यहाँ पर और क्या आ जाएगा, V की जगह पे IR, V1 की जगह पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो IR विल बी इक्वल टू, यहाँ पर I कॉमन है, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कॉमन, एंड फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. So this is the formula for total resistance when three resistors are connected in series connection.
अगर 2 रजिस्टर होंगे तो R1 प्लस R2, 3 होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3. सो RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी कनेक्टेड हैं सीरीज में. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय अ सीरीज कनेक्शन. थैंक यू. हेलो एवरीवन. सो टुडेज टॉपिक इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल. रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब इसमें करंट स्टार्ट होगा हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, यहाँ से जब भी करंट जाएगा आई, तो ये इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट. इन दोनों पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं. एक रेजिस्टर कनेक्टेड है R1, दूसरा कनेक्टेड है R2 और तीसरा कनेक्टेड है R3. और तीनों ये एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं. इन पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड हैं ये ऐसे. इस पॉइंट को A ले लेते हैं और इस पॉइंट को B ले लेते हैं. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होंगे, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इस केस में क्या होता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वो इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस में सेम रहेगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन्स द सेम. बात करें अगर करंट की, तो करंट अब इस पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट के बाद करंट, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे और कुछ करंट R3 में. सो करंट डिवाइड्स, करंट जो होता है वो डिवाइड होता है. करंट डिवाइड्स इन अ पैरेलल कनेक्शन. करंट डिवाइड होता है. तो करंट कैसे कैसे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट R1 में चला गया, उसको हम I1 देंगे, कुछ करंट यहाँ I2 और कुछ करंट यहाँ पर I3. और करंट अगर डिवाइड होता है तो सेम क्या रहता है, V रिमेन्स द सेम. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है इन अ पैरेलल कनेक्शन. तो ये बात कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन की. अब देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस का. एक्सप्रेशन फॉर टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पर अगर हम पॉइंट करें करंट जो कि I है और आगे जाके डिवाइड हो जाएगा ये, कुछ करंट यहाँ पे डेट इज I1, कुछ करंट यहाँ पे डेट इज I2 और कुछ करंट यहाँ पे डेट इज I3. सो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे I1, I2, I3 इज द करंट. स्टार्टिंग में डेरिवेशन में कुछ लिखना पड़ता है कि I1, I2 और I3 क्या है आपके पास, ये करंट है विच इज पासिंग थ्रू R1, R2 एंड R3. R1, R2 और R3 क्या है वो भी लिखना पड़ेगा. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स एंड I इज द टोटल करंट. नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. This is our first step. Now we have to find the value of all these values using Ohm's law across the whole circuit. अगर हम पूरे सर्किट पे अप्लाई करें Ohm's law, so we get V is equal to IR. So I is equal to V by R. ये स्टेप आ गया हमारे पास. Similarly, अब हम अप्लाई करेंगे Ohm's law across the whole circuit. Applying Ohm's law अप्लाई करेंगे अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R1, R2, R3. जैसे V सेम रहेगा, I की जगह पे I1, कहने का मतलब है एक बारी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक बारी R2 पे अप्लाई करेंगे और एक बार R3 पे अप्लाई करेंगे. V इज इक्वल टू I1 इंटू में R1. तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, I1 विल बी इक्वल टू V बाय R1. Similarly, V is equal to I2 into R2 और यहाँ से आ जाएगा I2 is equal to V by R2. And similarly, we get I3 is equal to V by R3. So हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 आ चुका है, I3 आ चुका है और I भी आ चुका है. तो इन सब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. सो पुट वैल्यूज ऑफ I, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V by R इज इक्वल टू
V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So V by R is equal to, V is common, we get 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. V से V cancel and we get our answer 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is the expression for total resistance. Here R is equal to total resistance when 3 resistors are connected in a parallel connection. So I hope आपको clear हो गया होगा कि parallel connection में अगर 3 resistors connected हैं तो उनकी अगर individual resistance है R1, R2 और R3, so ये उसके लिए फॉर्मूला होगा to find the total resistance. आई होप आपको क्लियर हो गया अब कि सीरीज कनेक्शन में कैसे निकालते हैं और पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते हैं. अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू. ये जो आज का टॉपिक है रेजिस्टिविटी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है 10th क्लास में. और इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी. तो आइए इन दो फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं. कंबाइनिंग 1 and 2 दोनों को हमने कंबाइन कर दिया. क्या आया हमारे पास? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया. अब आपने प्रीवियस क्लासेस में करा हुआ है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो साइन है इसको हटाना होगा, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इक्वल टू से, और साथ में क्या आएगा? एक कांस्टेंट आता है. तो आइए इसे रिप्लेस करते हैं. R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा यहां पे रो, और साथ में क्या चलेगा जो ऑलरेडी था हमारे पास, डेट इज L डिवाइडेड बाय A. नाउ दिस कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी. ये कांस्टेंट क्या है हमारे पास? रेजिस्टिविटी, जिसे हमें समझना है अभी. अब देखो रेजिस्टिविटी इक्वल है रेजिस्टेंस के. ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं. ये जो रेजिस्टिविटी है ये इक्वल है रेजिस्टेंस के. किस कंडीशन में? जब हम लेंथ लेंगे 1 मीटर और एरिया लेंगे 1 मीटर स्क्वायर. यानी हम एज्यूम करते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर, और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो हमारे पास रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएगा रेजिस्टिविटी के. यानी जो रेजिस्टिविटी है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है उस मटेरियल की जो हमेशा फिक्स रहती है. रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, ये वैल्यू फिक्स रहेगी एक मटेरियल के लिए. बट रेजिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग. रेजिस्टेंस एक ऐसी वैल्यू है डेट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट रेजिस्टिविटी आपकी फिक्स रहती है. अब आइए इसे और डिटेल में समझते हैं. मान लो आपने एक वायर की पहले लेंथ इतनी थी और आपने इस लेंथ को इंक्रीज कर दिया. तो यहां से क्या होगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो आपने लेंथ को क्या किया? इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली पहले एक वायर का एरिया इतना था और अब उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी. तो आपने क्या देखा? लेंथ इंक्रीज करी तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, एरिया आपने चेंज किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई. बट रेजिस्टिविटी एक ऐसी वैल्यू है जिसका लेंथ और एरिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A. इसका यह मतलब है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल तब होगी जब लेंथ और एरिया को हम 1 यूनिट लेंगे. अगर हम लेंथ को लें यहां पे 1 यूनिट और एरिया को भी लें 1 यूनिट, तो उस केस में सिर्फ इसी कंडीशन में जो R की वैल्यू है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी. ठीक है. मान लो सिल्वर की रेजिस्टेंस में लेता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -8. अब ये सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है, ये जो R की वैल्यू है, ये इक्वल हो जाएगी सिल्वर की रेजिस्टिविटी के. किस कंडीशन में? जब अगर हम लेंथ लें 1 मीटर और एरिया लें 1 मीटर स्क्वायर. अगर इसके अलावा अगर आप लेंथ को चेंज करते हो या एरिया को चेंज करते हो तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी.
बट जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपने लेंथ को चेंज किया तो रेजिस्टेंस विल गेट चेंज, एरिया को चेंज किया तो रेजिस्टेंस विल गेट चेंज, बट इसका कोई भी इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल के लिए बिल्कुल कांस्टेंट होती है और वो उसी कंडीशन में होती है जब हम लेंथ और एरिया को 1 यूनिट लें। तो रेजिस्टिविटी हमेशा सिल्वर की सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग। रेजिस्टेंस जो है आपकी चेंज होती रहेगी। फिर क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी आपके 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, ध्यान रखना। और दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, सिल्वर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी रेजिस्टिविटी, बट अगर उसी सिल्वर के मटेरियल में हमने लेंथ को चेंज किया तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस विल गेट चेंज। अगर आपने एरिया को चेंज किया तो भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस विल गेट सेम। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं एक बार। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है और वो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, वो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही इक्वल होती है, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 मीटर और एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये टॉपिक अब इजी लग रहा होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरह वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। सो दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें, ये हमारे पास एक सीरीज कनेक्शन है जिसमें हम देख सकते हैं कि 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1 और R2, जो कि सीरीज में है। R1 जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम और एक बल्ब है उसको हम R2 लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। सो रेजिस्टर्स में फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, RS विल बी इक्वल टू R1 plus R2. This comes out to be 4 plus 20. So our answer will be 24 ohm. सेकेंड पार्ट है यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट। सो ये था हमारे पास ए पार्ट। बी पार्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। सो यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR. So I will be equal to V by R. सो V की वैल्यू है यहाँ पे 6 और टोटल R यहाँ पे टोटल यूज करेंगे 24. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 एम्पेयर। दिस कम्स आउट टू बी 0.25 एम्पेयर। नाउ अब अगर हम बात करें सी पार्ट की, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। लैम्प के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो उसके लिए अगेन हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अक्रॉस द लैम्प। सो V2 विल बी इक्वल टू, करंट तो सेम रहेगा, सो I इंटू में R2। सो I की जो वैल्यू है यहाँ पर, I की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ I इज 1/4 एंड R2 की वैल्यू कितनी है 20। सो दिस कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा R1 के अक्रॉस में और R2 के अक्रॉस में। तो इस तरह हमने देखा कि तीनों पार्ट बहुत ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, सो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। ये एक पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। सो फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस का, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 रजिस्टर्स हैं तो तीनों को हम इस तरह लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम विल कम्स आउट टू बी 30। सो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 1, 1/RP चल रहा है। RP इज आर टोटल रेजिस्टेंस। सो हमारे पास आ गया 1/RP विल बी इक्वल टू 10/30। दिस कम्स आउट टू बी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमारी आ चुकी है 3 ओम इस केस में। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे, ये हमारा बी पार्ट था। अब हम फाइंड करेंगे टोटल करंट। टोटल करंट है ए पार्ट और उसके लिए हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। नाउ
फॉर टोटल करंट हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ चुकी है, 3 ओम। टोटल करंट के लिए अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ वी गेट V is equal to IR, so I will be equal to V by R। V कितना दिया हुआ है 12, R की वैल्यू है 3, R है हमारा टोटल रेजिस्टेंस, तभी हमें निकाल पाएंगे हम टोटल करंट। सो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर। इसके बाद जो है हमारे पास C पार्ट, उसको देखते हैं एक बार। करंट फ्लोइंग थ्रू, ये हमारे पास था A पार्ट। अब हम फाइंड करेंगे C पार्ट, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। बिकॉज कुछ करंट अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो कुछ करंट यहाँ से जाएगा I1, कुछ करंट यहाँ से जाएगा I2 और कुछ करंट यहाँ से जाएगा I3। सो हमें फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू R1। ये हमारा है C पार्ट। इसमें अप्लाई करते हैं हम ओम्स लॉ। कैसे लिखेंगे हम, अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस, किसके अक्रॉस में लगाना है, R1। सो वी गेट V इज इक्वल टू I1 इंटू में R1। सो V कितना है 12, I1 हमें कैलकुलेट करना है और R1 कितना है 5। सो I1 कितना आ जाएगा 12/5। सॉल्व करेंगे, आंसर इज 2.4 एम्पियर। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमसे पूछा हो कि I2 और I3। सो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं कि पैरेलल के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एजुकेशन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है इसमें, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं अगर, तो उनकी रेजिस्टेंस भी सेम होगी। इसका ये मतलब है कि अगर एक मेरे पास रजिस्टर है और उसकी वैल्यू है 5 ओम, तो दूसरे की भी वैल्यू कितनी होगी, 5 ओम। बट हमें यहाँ पे वैल्यूज़ अभी दी नहीं हुई कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो हमें उसको कुछ भी एज्यूम करना होगा। लेट से अगर मैं R1 को x लेता हूँ तो उसी तरह मुझे R2 को भी x लेना होगा। तो हमें कुछ वैल्यू इसमें एज्यूम करनी होगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द 2 केसेस। इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। तो देखते हैं एक बार कैसे होगा ये। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं हम सीरीज के लिए, और इसमें हमें क्या एज्यूम करना होगा, R1 और R2। तो लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R ओम। हम R1 R2 को क्या ले लेते हैं, R ओम। अब सीरीज में है तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। सो इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन हम यहाँ पे अगर अब सॉल्व करेंगे तो सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस RS ले लेते हैं, और कितना आ जाएगा ये, R1 प्लस R2। दिस कम्स आउट टू बी R प्लस R, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो RS आ गया हमारे पास 2R। इसको हम यहाँ पे 1 दे देते हैं। अब करते हैं इसको पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए हमारे पास 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R, क्योंकि दोनों की वैल्यू R ही ली है हमने। सो 1/RP आ गया हमारे पास 2/R, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो इससे RP की वैल्यू आ जाएगी R/2। इसको दे देते हैं हम 2। सो हमारे पास एक वैल्यू ये आ चुकी है और एक वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के टोटल रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो मीन्स हमें डिवाइड करना है। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज RS डिवाइडेड बाय RP। तो एक बार देख लेते हैं RS की कितनी वैल्यू थी, 2R, और RP की थी R/2। सो 2R डिवाइडेड बाय R/2। सॉल्व करेंगे, 2R इंटू में 2/R, R से R कैंसल। So required ratio is 4/1. So this is our answer, 4/1. So I hope आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। और मैंने और भी वीडियोस डाल रखी हैं सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स की, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एजुकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। हमें फाइंड करना है दोनों रजिस्टर में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो करंट डिवाइड हो रहा है। पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ से जैसे ही करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, कुछ करंट आपका इधर चला जाएगा और कुछ करंट आपका इधर चला जाएगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, जब करंट डिवाइड होता है तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ पैरेलल कनेक्शन। ये हमारे पास एक पैरेलल कनेक्शन है। सो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ। एक बार हम ओम्स लॉ लगाएंगे 6 ओम रजिस्टर पे। सो उस केस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I1 इंटू में R1। सो 24 इज इक्वल टू I1 इंटू में 6। सो I1 की वैल्यू आ गई 24/6। दिस कम्स आउट टू बी 4 एम्पेयर। एंड सिमिलरली जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे हम 4 ओम पे तो कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। सो V विल बी इक्वल टू I2 इंटू में R2। सो V तो सेम रहता है पैरेलल में, डेट इज 24। I2 की वैल्यू हमें निकालनी है और R2 कितना है 4। सो I2 विल बी इक्वल टू 24/4। दिस कम्स आउट टू बी 6 एम्पेयर। सो दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे पास। I1 है 4 एम्पेयर एंड I2 है 6 एम्पेयर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है किस तरह क्वेश्चंस को करना है हमें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 ओम। इट मीन्स जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये देख सकते हैं, 1 ओम का जो करंट है वो जा रहा है किससे, 5 ओम रजिस्टर से। 1 एम्पेयर का जो करंट है वो जा रहा है 5 ओम रजिस्टर से। सो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रजिस्टर। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि आपको ये निकालना है कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है और यहाँ से कितना जा रहा है, यानी I2 और I3 निकालना है। I1 दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ I1 इज गिवन, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3। इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, R1 R2 R3 दिया हुआ है, 5 ओम 4 ओम एंड 10 ओम। और उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ। जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन होनी चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होनी चाहिए वो नहीं दिया हुआ, तो उसको हमें पहले फाइंड करना होगा और बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। सो अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पर हमारे पास V की वैल्यू आ सकती है। अप्लाई करते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ। अप्लाइंग ओम्स लॉ across 5 ohm resistor. So we get V is equal to I1 into R1. So I1 is 1 and R1 is 5. So we get the value of potential difference, that is 5 volt. Potential difference कितना आ गया, 5 volt. And we all know that parallel में potential difference same रहता है, तो 5 volt हमारा potential difference अब रहेगा across the parallel connection। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रजिस्टर्स, यानी I2 एंड I3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इस केस में, अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे 4 ओम रजिस्टर पे। सो वी गेट V इज इक्वल टू I2 इंटू R2। V 5 आया था हमारा, I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और R2 है हमारा 4। सो दिस कम्स आउट टू बी I2 इज इक्वल टू 5/4 एम्पेयर। और इसको हम डेसिमल में भी सॉल्व करके लिख देंगे। नेक्स्ट सिमिलरली V इज इक्वल टू, अब हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं 10 ओम रजिस्टर पे। V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। सो V अगेन 5, I3 इंटू R3 की जगह पे 10 आ जाएगा। सो I3 विल बी इक्वल टू 5/10, डेट इज 0.5 एम्पेयर। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, I2 भी आ गया एंड I3 भी आ गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। सीरीज पैरेलल का एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर है, और ओम्स लॉ अगर आपको लगाना आता है, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR। हर जगह पे ओम्स लॉ ही काम आएगा, या फिर सीरीज और पैरेलल के जो फॉर्मुलेज हैं वो काम आएंगे।
सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एजुकेशन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, द वैल्यू ऑफ आर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान से एक बार समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और फिर एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसे। यहाँ पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक की वैल्यू है यहाँ पर आर और दूसरे की वैल्यू है 6 ओम। एक पे पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, दूसरे पे है 12 वोल्ट। और इसके अलावा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी हुई, और एक एमीटर लगाया हुआ है और उसके अलावा एक स्विच लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं। सो सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है, दैट इज V1 प्लस V2। सो V1 कितना आ गया हमारे पास, कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और V2 कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 18 वोल्ट आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब 18 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ आर और उसके अलावा द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अक्रॉस 6 ओम। इट मीन्स अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं यहाँ पर, तो उस केस में क्या आ जाएगा, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, और सेम करंट फ्लो करता है इन अ सीरीज कनेक्शन। सो क्या लिखेंगे हम, अप्लाई ओम्स लॉ across 6 ohm resistor. So we get V2 is equal to I into में R2। V2 हमारे पास कितना है, 12 दिया हुआ है, I हमें निकालना है, और R2 है 6। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 एम्पेयर। हमारा करंट कितना आ गया, 2 एम्पेयर। इट मीन्स अब सेम करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट से, और वो है 2 एम्पेयर करंट। और अब हमें सी पार्ट में क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ आर। अगेन अब हम क्या करेंगे, अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अक्रॉस दिस, यहाँ पर अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू में आर, R1 इज आर। सो V1 कितना दिया हुआ है 6, आई कितना है 2, R1 इज आर। सो आर की वैल्यू आ गई 3 ओम। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आपने देखा बहुत इजीली हमने इस बहुत टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारे पास यहाँ पे तीनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं। तो रीडिंग ऑफ एमीटर जो है ए पार्ट, इसमें हम क्या लिखेंगे, जितना करंट की वैल्यू आई है, बिकॉज एमीटर क्या फाइंड करेगा, एमीटर करंट की वैल्यू बताएगा। सो द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी 2 एम्पेयर। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एजुकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। इसका ये मतलब है कि एक बार हमें हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है और एक बार लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। सो हाईएस्ट आंसर कब आएगा, हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस तब आएगा जब हम सीरीज में लगाएंगे, दैट इज जब हम कैलकुलेट करेंगे RS, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। दिस कम्स आउट टू बी 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 एंड प्लस 24। दिस कम्स आउट टू बी 48 ओम। So this is our highest total resistance। तो highest total resistance के लिए हमने क्या किया, हमने लगाया सीरीज में। Now we have to calculate lowest total resistance। So for calculating lowest total resistance हम इसको लगाएंगे पैरेलल में। 1 upon RP will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and plus 1 upon R4। This comes out to be 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24।
सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम इज 24. दिस कम्स आउट टू बी 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड ये हमारा चल रहा है 1/RP. सो 1/RP will be equal to 12 by 24. This comes out to be 1/2. So lowest total resistance हमारे पास कितनी आ गई है 2 ohm. So lowest total resistance के लिए हमने किस में कनेक्ट किया पैरेलल में, बिकॉज रेसिप्रोकल्स के सम को जब ऐड करते हैं तो लोएस्ट वैल्यू आती है और जब नॉर्मली अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आती है. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर. इट मीन्स हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है. इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ 200 मिली एम्पेयर. करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 मिली एम्पेयर. इसको चेंज कर लेते हैं एम्पेयर में. 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 एम्पेयर से. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 0.8 वोल्ट. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस. सो अप्लाइंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं. 200 डिवाइडेड बाई 1000. दिस कम्स आउट टू बी 0.2 एम्पेयर. So V is equal to IR and we get R is equal to V upon I. So V is 0.8 and I is 0.2. डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दिस कम्स आउट टू बी 4 ohm. सो R की वैल्यू आ गई 4 ohm. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अगर आपको फॉर्मूलेज लगाने आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे लिखना जरूरी है यूजिंग ओम्स लॉ. अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू. हेलो एवरीवन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वेलकम टू एनी टाइम एजुकेशन. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर. नाउ द फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. और अगर हमें लार्ज स्केल पे कैलकुलेट करना है तो हम इस केस में हमें पावर का लेना होगा यूनिट किलोवाट और टाइम का यूनिट लेना होगा आर, जिससे कि हमारा जो एनर्जी का यूनिट है वो आ जाएगा किलोवाट आर. तो इस तरह हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. यूनिट्स का ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू किलोवाट आर एंड ऑल्सो जो 1 किलोवाट आर होता है ये 1 यूनिट के इक्वल होता है. 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट. और इसको हम जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 किलोवाट आर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. तो ये इसका कमर्शियल यूनिट है और जूल एनर्जी का SI यूनिट है. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं. विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट. तो एक बार देख लेते हैं. एक केस में हमें टीवी सेट दिया हुआ है. टीवी सेट में हमें क्या दिया हुआ है पावर इज 250 वॉट. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में. तो 250 डिवाइडेड बाई 1000. दिस कम्स आउट टू बी 0.25 किलोवाट. एंड टाइम आपका आर में ही दिया हुआ है. सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एनर्जी कंज्यूम बाय द टीवी विल बी इक्वल टू पावर इनटू में टाइम. सो पावर है यहाँ पे 0.25 और टाइम है 1 आवर. सो आंसर इज 0.25 किलोवाट आवर. एक आंसर आ चुका है हमारे पास टीवी सेट का. अब हम देखते हैं कि टोस्टर ने क्या दिया हुआ है यहाँ पे. 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट. टोस्टर पावर दी हुई है 1200 वॉट. 1200 डिवाइडेड बाई 1000 1.2 किलोवाट. टाइम दिया हुआ है 10 मिनट. दिस कम्स आउट टू बी 10/60 1/6 आवर. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एनर्जी कंज्यूम बाय द टोस्टर विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो पावर कितना दिया हुआ है इस केस में. पावर इज गिवन 1.2. टाइम इज 1/6. डेसिमल हटाएंगे. सो हमारे पास आ गया 2/10. दिस कम्स आउट टू बी 0.2 किलोवाट आवर.
सो आपने देखा एक केस में हमारा जो आंसर था 0.25 आ रहा था और दूसरे केस में हमारा आंसर आ रहा है 0.2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, जो टीवी सेट है इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी। सो टीवी सेट विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आपने देखा इस तरह हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हम और करके देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का और किस तरह अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के आते हैं पावर के ऊपर। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक सर्किट बनाना है जिसमें 1 और 2 ohm के 2 रजिस्टर्स हैं, 1 ohm दूसरा 2 ohm और 6 वोल्ट की एक बैटरी है। एक रजिस्टर है आपका 1 ohm का और दूसरा रजिस्टर है 2 ohm का। अब यहां पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें पावर निकालनी है 2 ohm रजिस्टर पे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मुलेस कौन कौन से यूज करें। 3 फॉर्मुले हैं पावर का, एक होता है VI, एक होता है आपके पास I²R और एक है V²/R। अब जहां तक बात आती है फॉर्मुलेस यूज करने की, आपको यह ध्यान रखना है कि सीरीज में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो अगर आप V वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए करंट निकाल लेते हैं, टोटल करंट। उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 + R2 और ये हो गया 1 + 2 यानी 3 ohm। इससे हम टोटल करंट निकाल लेते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। V = IR, तो I कितना हो जाएगा V/R। तो V कितना है 6 और R कितना है 3, तो कितना आ गया करंट 2 एम्पियर। यानी अब हमें पता लग गया कि करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब हम डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर = I²R, क्योंकि 2 ohm से भी 2 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करता है सीरीज कनेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है, I है हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है हमारे पास 2, क्योंकि पावर निकालना है सिर्फ 2 ohm पे। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 वॉट। तो फर्स्ट केस में जो हमारी पावर आई है उसे हम नाम दे देते हैं P1। तो P1 कितना आ गया 8 वॉट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट कहता है वो ये कहता है आपसे 4 वोल्ट की बैटरी है इन पैरेलल विद 12 and 2 ohm रजिस्टर। यानी अब डायग्राम में क्या दिया हुआ है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। और यहां पे दिया हुआ है कि अब 2 रजिस्टर्स लगे हैं पैरेलल में, 12 ohm 2 ohm और साथ में फिर लगी हुई है 4 वोल्ट की एक बैटरी। इस तरह बन गया यहां पे, और लिख देते हैं वैल्यूज को, 12 ohm और नीचे वाला है 2 ohm, पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी है आपकी 4 वोल्ट की। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, किस केस में, वो आपका सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन में। इट इज अ पैरेलल कनेक्शन। तो ये जो 4 वोल्ट है ये दोनों के अक्रॉस में सेम रहेगा। तो हम डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं V²/R, यानी 4 × 4, और R कितना है यहां पे, बिकॉज हमें पावर निकालना है सिर्फ 2 ohm के अक्रॉस में, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे 2। तो हमारा सिंपली आंसर कितना आ गया 8 वॉट, और इसको नाम देते हैं पावर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या था, कंपेयर द पावर। तो फाइनल आंसर क्या है कि दोनों पावर सेम है, इट मींस P1 = P2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर के फॉर्मुलेस किस तरह अप्लाई करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी चैप्टर का। यहां पे दिया हुआ है 2 लैंप्स, दोनों की रेटिंग दी हुई है, एक 100 वॉट है और एक 60 वॉट है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। यानी 2 लैंप्स कनेक्टेड हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में अगेन क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है। तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है उसको हम लगा देते हैं। यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसके अलावा
हमारे पास जो एक की पावर है वो 100 वॉट है और दूसरे की पावर 60 वॉट है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि पैरेलल में सेम रहता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ये कह रहा है कि अगर सप्लाई वोल्टेज होगी 220 वोल्ट तो हमारे पास कितना करंट ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि जो टोटल करंट है ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये कैलकुलेट करना है आपको आई की वैल्यू। देखो यहां पर जो करंट है पैरेलल में हमेशा करंट डिवाइड होता है, तो कुछ करंट ऊपर चला गया I1 और कुछ करंट नीचे चला गया I2। यानी अगर हम दोनों करंट निकाल लें तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा I। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू VI। ये अप्लाई करेंगे दोनों लैंप्स के ऊपर। एक बार अप्लाई करो 100 वॉट के ऊपर तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू V तो सेम रहेगा इनटू में I1। तो यहां से I1 कितना आ गया, पावर कितनी है यहाँ पे, पावर आपके पास फर्स्ट केस में कितनी दी हुई है 100 और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 220। आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का 5/11 एम्पेयर। उसी तरह हम सॉल्व करेंगे अब सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास हो जाएगा 60 वॉट वाला है ये, तो फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू V इंटू में I2। 60 इज इक्वल टू V कितना दिया हुआ है आपके पास, V की वैल्यू है 220 इंटू में I2। तो I2 हो जाएगा 60/220। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये हो गया हमारे पास 3/11 एम्पेयर। आपके पास दोनों करंट आ गया। अब हमें निकालना है टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो फर्स्ट कितना था 5/11, सेकेंड है 3/11, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8/11 एम्पेयर। और बाद में हम इसे डेसिमल में लिख देंगे। तो हमें यही निकालना था कि टोटल करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस से। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो टोटल करंट कितना आ गया 8/11 एम्पेयर। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे अब दोनों वीडियोस में कि पावर के न्यूमेरिकल्स किस तरह करने हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगला जो क्वेश्चन है ये भी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, इसका मतलब पावर कितना दिया हुआ है 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8 आवर। आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो आपको इसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें ये किलोवाट आवर में करना है। यहाँ पे जो आपके पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन में किलोवाट आवर के ऊपर है, तो हमें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, यानी 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास कितना हो गया 0.4 किलोवाट। टाइम सही दिया हुआ है आर में। अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं 1 डे की। एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे, फॉर्मूला है पावर इनटू में टाइम। तो पावर कितना है यहाँ पे 0.4 इंटू में टाइम कितना है 8 आवर। तो ये आपके पास आ गया 3.2 किलोवाट आवर। और ये जो हमने निकाली है एनर्जी कंजम्पशन, ये आपके पास है 1 डे का। अब हम इसमें करेंगे एनर्जी कंज्यूम फॉर 30 डेज। तो इस केस में नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 डेज। और उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आया 3.2 इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 3.2 इंटू 30, दिस कम्स आउट टू बी 96 किलोवाट आवर। एनर्जी कंज्यूम आ गया 30 डेज। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, फाइनली हम कितना दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर का प्राइस दिया हुआ है ₹3। तो इट मीन्स अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, ये है हमारे पास ₹3। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
3 इंटू में 96 और हमारा आंसर आ जाएगा ₹288। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है ये वाला, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, तो आप सब इसे नोट कर लीजिए। और इसी तरह हमने क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हुए हैं हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं, न्यूमेरिकल्स डालते हैं और थ्योरी भी डालते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हैं आपके पास, जो आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट का। तो बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फॉर्मूला है यहाँ पे Q/T। तो Q किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? Q रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे चार्जेस को, जो कि यूनिट होगा कूलम, और T रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे टाइम को, जिसका यूनिट होगा सेकेंड्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T, और करंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा एम्पेयर, यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो एम्पेयर में आएगा। ऐसा यूनिट इज एम्पेयर। एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी कभार यहां पर मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर भी यूज होता है। तो मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर इज 10⁻⁻6 एम्पेयर। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्जेस मूव, यानी कितना वर्क डन किया चार्जेस को मूव कराने के लिए। वर्क डन और Q हो जाएगा यहाँ पे चार्ज। ऐसा यूनिट होगा इसका वोल्ट, यानी जो भी आपका आंसर आएगा वोल्ट में आएगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आपके पास, ओम्स लॉ ये रिप्रेजेंट करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ का। इसमें V आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट है, R यहां पे है रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहीं से रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया अब, यानी अगर आपसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछेंगे तो R कितना हो जाएगा? V/I, और रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है आपके पास ओम। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू कनेक्ट रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स अगर आपके कनेक्ट करने हो सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, जब 3 रेजिस्टर्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दी हुई है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है पैरेलल में, तो पैरेलल में आपके पास हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनकी डेरिवेशन भी है और वो आपके चैनल पे दी हुई है। सीरीज का हो गया, पैरेलल का हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ρL/A। यहां पे अलग अलग वैल्यूज हैं। L होता है लेंथ ऑफ वायर, A है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये बताएगा आपको रेजिस्टिविटी, इसे रो कहते हैं। और रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा ओम मीटर, ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। नेक्स्ट आते हैं पावर के कौन कौन से हैं। बात करें अगर इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R और P इज इक्वल टू V²/R। पावर का यहां पे जो ऐसा यूनिट होता है इट इज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। और आपको यह पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वॉट के। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। आपका जो भी आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, क्योंकि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका जूल। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, करंट को लेंगे एम्पियर में, रेजिस्टेंस को लेंगे ओम में, और टाइम को लेंगे अगेन सेकेंड्स में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लास्ट आपके इस चैप्टर में बचते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। देखो एनर्जी जो है आपके पास, एनर्जी पावर इनटू में टाइम, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर इनटू में टाइम। ऐसा यूनिट्स तो हमें पता है कि जूल्स होता है। बात करें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, कि कमर्शियल यूनिट क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो कमर्शियल यूनिट पे आएंगे। तो उस केस में फॉर्मूला तो सेम रहेगा एनर्जी का, पावर इनटू में टाइम, बट ध्यान क्या रखना है कि पावर को लोगे उसमें किलोवाट में, टाइम को लोगे आर में, और एनर्जी का जो आ जाएगा वो आएगा किलोवाट आर। तो व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आर। सिमिलरली जो 1 किलोवाट आर है वो इक्वल होता है 1 यूनिट के, यानी अगर आपसे पूछें कितने यूनिट कंज्यूम है, तो जितना किलोवाट आर में आंसर आएगा उतने ही आपके यूनिट कंज्यूम है। और अगर आपसे पूछें कि किलोवाट आर को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 किलोवाट आर जो है उसमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, तो आप इस तरह इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास सारे के सारे फॉर्मूलेज एक ही वीडियो में डाल दिए हैं, अच्छे से आप इनको नोट कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।